बैठ जा बेटा। अब ध्यान होना चाहिए किताब में, ठीक है। कुछ चीज समझाता हूँ तो मेरी तरफ, बाकी ध्यान कहाँ होगा? किताब में। आज हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक के बारे में। किसके बारे में? जंतु उत्तक के बारे में। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो हमारे पास होती है उनको हम जानते हैं पेशी कोशिकाओं के नाम से। क्लियर? बिल्कुल। और ये पेशी कोशिकाएं जो होती है ये गति से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? गति से। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे रखा है, हमारा आमाशय है ना, आमाशय के बारे में बात कर रहा है। आमाशय का एक छोटा सा सरफेस है ना, देखो इसने हाईलाइट कर रखा है उसका बड़े फॉर्म में, दिख रहा है? अब इसको इसने मतलब जूम करके दिखा रखा है, कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक एरिया है ना, मतलब डाउन साइड का एक एरिया को इसने और जूम करके दिखाया है। अब पेशी रेशे अपन को दिख रहे हैं? थर्ड वाले चित्र में देखना, दिख रहा है ना अच्छे से? तो ये चीज है, तो ये होते हैं पेशीय रेशे, इनसे मिलकर बनती है पेशीय कोशिकाएं, या ये पेशीय कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, ऐसे कह सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं? तो ये हमारी बॉडी की बात हो रही है, जंतुओं की बात हो रही है, जीव जंतुओं की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिकाएं क्या होती है? कभी कभी फैल जाती है, कभी कभी सिकुड़ जाती है। और कैसे फैलती है, कैसे सिकुड़ती है, ये हमने समझ लिया है। हाँ, कहाँ समझा था बेटा? ये कोशिकाएं फैलती और सिकुड़ती है हमने कहाँ समझा था? जल्दी बता। नहीं, समपरासरण दाबे विलयन और अतिपरासरण, हाँ उसी में देखा था है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल गमन करता है, उसी के अकॉर्डिंग कोशिकाओं की क्या होती है? गति होती है। जल कोशिका के अंदर जाएगा, कोशिका फूल जाएगी, जल कोशिका से बाहर निकलेगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी। ये बात तो तुम्हें पता है, उसी से रिलेटेड। जब भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ जाती है? सांस अपने शरीर में जाती है, और फिर क्या होता है बताओ? फेफड़े में जाती है, फेफड़े से होते हुए छोटी छोटी कुपिकाएं होती है, उन कुपिकाओं में जाती है। और कुपिकाएं क्या करती है? अपने ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। और हमारे पूरे शरीर में ब्लड जो होता है वो क्या करता है? कंटिन्यू फ्लो करता रहता है, ठीक है। मतलब एक तरल संयोजी उत्तक होता है, रखती है, तो हमने पढ़ लिया था, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो कुल मिला के ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे ब्लड में कंपलसरी होती है, ठीक है। और हार्ट की संरचना अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें एक एक चीज़ तुम्हें डिटेल में मिल जाएगी। उसमें बता रखा होगा कि किस प्रकार मतलब ऑक्सीजन हमारी बॉडी को जरूरत रहती है, और CO2 अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाली जाती है। क्लियर? बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है, ठीक है। भोजन भी लेके जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वक में उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। सुनना, वही चीज वापस समझा रहा हूँ। कुछ चीजें जो पहुंचाने का काम करता है, कुछ चीजें जो बाहर निकालने का काम करता है। क्लियर? अपशिष्ट को क्या करेगा? ब्लड बाहर निकाल देगा फिल्ट्रेशन के थ्रू। क्लियर? और जो काम की चीजें होगी उनको शरीर के विभिन्न भागों में क्या करेगा? पहुंचाएगा। इतनी सी बात है, इसको ज्यादा तुम्हें डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जितनी भी हमारी पेशियां हैं, ये पेशियां किसका उदाहरण है? बताओ। उत्तकों के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? पेशी उत्तक हम कह सकते हैं इनको, ठीक है। बहुत सारे पेशी उत्तक होते हैं, एपिथेलियमी उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? फर्स्ट वाला जो उत्तक दे रखा है, हाँ ये उत्तक दे रखा है एपिथेलियमी उत्तक। क्या दे रखा है? इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आता है यहाँ से और बच्चे नहीं लिख पाते, जो नहीं पढ़ते वो लिख ही नहीं पाते इसका उत्तर, ठीक है। वो फिर हर कुछ लिखते हैं। हाँ चलो अब ध्यान इधर। एपिथेलियम उत्तक की यदि हम बात करें तो जितने भी जंतु होते हैं उनके शरीर को ढकने के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। अपनी बाहरी त्वचा से संबंधित बात होती है। जितने भी जीव जंतु उनकी बाहरी जो त्वचा होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? एपिथेलियम उत्तक। सिंपल सी बात है। क्लियर? अंकित समझ में आ गया? जो बाहर की चमड़ी होती है उसकी बात हो रही है, ऐसे कह सकते हैं अपन। नेक्स्ट, शरीर के अंदर बहुत से अंग और
जो गुहिकाएं होती है ना शरीर के, मतलब अंदर के बहुत से पार्ट होती है, उनको भी इसके द्वारा क्या किया जाता है, ढका जाता है। क्लियर बिल्कुल। अलग अलग शारीरिक तंत्र में अलग अलग प्रकार के एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए तुमने देखा होगा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु की जो चमड़ी होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की पतली होती है, किसी की बाल युक्त होती है, किसी की बालहीन होती है। तो ये सारी चीजें इनके भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होती है। क्लियर बिल्कुल। जिसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का स्तर, फेफड़े की कुपिका, वक्कीय नली आदि किससे मिलकर बने हुए हैं, एपिथेलियम ऊतक। इसको स्टार लगा देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें एपिथेलियम ऊतक से मिलकर क्या होती है, बनती है। क्लियर बिल्कुल। ये सबसे काम का चीज है, और जब भी एपिथेलियम ऊतक आता है ये चीज तुम्हें लिखनी है। ठीक है, समझ गए यहां तक? ठीक है। फिर इसमें ये कुछ दे रखा है फालतू का, ज्यादा काम का है नहीं है। छह पॉइंट 9 कुछ काम का नहीं है ना, ज्यादा काम नहीं आता है। तुम स्ट्रक्चर जरूर देख लो, है ना, विभिन्न प्रकार के एपिथेलियम ऊतक इसमें बताते हैं। हाँ नहीं आएगा, लेकिन देख लो, घनाकार स्ट्रक्चर दे रखा है इसका, स्तंभाकार, है ना, पिलर टाइप, और स्तरित लेयर वाला स्ट्रक्चर दे रखा है, ये चीजें। और ये हाँ, ये ज्यादा काम के नहीं है बेटा, है ना। मतलब अगर किसी को कठिन पेपर बनाना होता है बहुत ज्यादा, तो वो इसको पूछता है, बाकी ये नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना कठिन मैं भी नहीं बनाऊंगा, बाकी तुम्हारे सभी के 0 आएगा, और मैं नहीं चाहता कि 0 आए। ठीक है, अगला हमारा है संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और अधिकतर चांस रहते हैं कि इस पूरे पार्ट में से यहाँ से प्रश्न उठाया जाए। तो एग्जाम्पल देखा है, रक्त का एग्जाम्पल दे रखा है, देखो दे रखा है ना, रक्त को क्या बताया गया है, संयोजी ऊतक। क्या बता रखा है, संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है, कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई कम होती है। क्लियर। और इसमें एक अंतर कोशिकीय आधात्री धसी होती है। यहाँ आधात्री जेली की तरह तरल, सघन और कठोर हो सकती है। इसकी प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतकों के कार्य के अनुसार क्या होती है, बदलती रहती है। लिक्विड के फॉर्म में, है ना, किसके फॉर्म में, लिक्विड। ब्लड देखा होगा तुमने, लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसमें बहुत से ठोस चीजें भी होती है ना, और बहुत सारी उसमें घुली हुई भी होती है। अब रक्त के तरल आधात्री भाग को, यानी जो ज्यादा लिक्विड होता है, उसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। क्लियर, समझ गए बिल्कुल, जो बिल्कुल ज्यादा लिक्विड फॉर्म में। अब प्लाज्मा में क्या क्या आता है सुन लेना। सबसे पहला आरबीसी, इसका पूरा नाम क्या है, लाल रक्त कणिकाएं, नोट श्वेत। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं। हाँ, नहीं, कणिकाएं लिखना है, प्रतियोगी परीक्षा में गलत हो जाता है, जो कोशिकाएं लिखता है उसके गलत हो जाता है, कणिकाएं लिखना है ना। नेक्स्ट अंतिम दे रखा है प्लेटलेट्स। क्या दे रखा है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है अंकित, सर ने बताया क्या, कभी नहीं बताया, बताया क्या भावना, प्लेटलेट्स के बारे में नहीं बताया सर, तो अब अच्छे नहीं पढ़ाते मेरे को, सर कोई भी सर अच्छे नहीं पढ़ाते। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लेटलेट्स के बारे में कुछ बताया क्या, नहीं बताया सर। ऐसा पढ़ाते, एक लड़की को खड़ा कर देते, वो पढ़ लेता है, बीच में थोड़ा बहुत कुछ समझाते, जवान गोदी पर वही देखते हैं किताब में, खत्म हो जाता है। प्लेटलेट्स का मतलब ये होता है जब कभी हमारे लग जाती है ना, ठीक है, तो रक्त का थक्का बढ़ता है, तो उसमें इसकी भागीदारी रहती है। ठीक है, अंकित समझ गया। इसीलिए ब्लड रुक जाता है, बाकी ब्लड रुकता ही नहीं है। और किसी को ऐसा रोग होता है उसके ब्लड रुकता ही नहीं है, तो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। हाँ, उससे भी रुक जाता है, लेकिन अपने पास अपन ऐसी जगह पे जहाँ पे रुकड़े कुछ नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है दूर दूर तक, कहीं रास्ते में जा रहे हैं वहां हो गया है, तो फिर क्या करोगे, ब्लड को कैसे रोकोगे। ऑटोमेटिकली अपने शरीर में सिस्टम है प्लेटलेट्स, ठीक है, वो खुद रोक देगा, थोड़ी देर बहेगा रक्त फिर रुक जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं तुम तो नस काट के बैठ जाओगे, बाकी पूरा खाली हो जाएगा ब्लड, ऐसे नहीं करना है। हल्की फुल्की चोट लग जाती है ना, तो उसको रोक देता है। कहीं कट भी लग जाता है पत्ती से, ब्लेड से चमड़ी पे कट लग जाता है, थोड़ी देर में ब्लड रुक जाता है, ऐसे कह सकते हैं। क्लियर बिल्कुल। अब प्लाज्मा में मैंने 3 चीजें बताई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 3 मुख्य चीजें ये हो गई, याद रह जाएगा।
ठीक है। और प्लाज्मा किस टाइप का होता है? तरल अदात्री होता है। कैसा होता है? तरल अदात्री, लिक्विड होता है। अब प्लाज्मा में और भी चीजें होती है। क्या क्या होती है? देखो, प्रोटीन होता है, नमक होता है और हार्मोन होते हैं। 3 मेन चीजें बताई और 3 सेकेंडरी बताई। सभी 6 चीजें याद रख लेना, ठीक है। रक्त में गैसों, शरीर में पचे हुए भोजन, हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। जिस प्रकार पौधों में जो फ्लोएम होता है वो भोज्य पदार्थों को पहुंचाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो क्या करता है? भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। क्लियर? बिल्कुल। ये देखो डायग्राम भी दे रखा है, संयोजी ऊतक के प्रकार है ना। विभिन्न रक्त कणिकाएं दे रखी है इसमें। उसके अलावा सहंत अस्थि दे रखी है, काचाभ उपस्थिति, वसामय ऊतक और एरियोलर ऊतक ये दे रखे है ना, संयोजी ऊतक से संबंधित है। देख लो इसको, चित्र को, बस और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? चित्र इसमें ज्यादा काम के है नहीं है और ऐसे पूछे भी नहीं जाते, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अस्थि संयोजी ऊतक एक अन्य उदाहरण है इसी से रिलेटेड। अस्थि जो होती है ये पंजर का निर्माण करती है, यानी पूरे शरीर को आकार प्रदान करती है। कौन? अस्थियां है। हड्डियों और अस्थियों में फर्क होता है ना, हड्डियों और अस्थियों में फर्क होता है। मांसपेशियों को सहारा देने का काम करती है। कौन? अस्थि संयोजी ऊतक। यह ऊतक बहुत ही मजबूत होता है और कठोर होता है। क्लियर? बिल्कुल। अस्थि कोशिकाएं कठोर अदात्री में धसी होती है और किससे मिलकर बनती है? बताओ। कैल्शियम और फास्फोरस। याद रखना, अस्थि कोशिकाएं किससे मिलकर बनती है? कैल्शियम और फास्फोरस से। छोटा सा प्रश्न मैं पूछ लूंगा कि अस्थि कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती है, तो क्या बताओगे? कैल्शियम और फास्फोरस से। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक से जुड़ती है, जिसे क्या कहते हैं अपन? स्नायु। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा दो। प्रश्न आता है स्नायु किसे कहते हैं? प्रश्न क्या आता है? स्नायु किसे कहते हैं? तो दो अस्थियां जो होती है वो आपस में जुड़ती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्नायु। जो जुड़ाव का स्थान होता है उसको। क्लियर? अब ये जो जुड़ाव का बिंदु होता है ये बहुत ही लचीला होता है और मजबूत होता है, ठीक है। जैसे अपन हाथ को हिलाते हैं, पैर को हिलाते हैं, ऐसी कंडीशन पे स्नायु होता है, ठीक है। और अस्थियों से जोड़ती है। अस्थियों को जोड़ने का काम कौन करता है? स्नायु करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और ऊतक दे रखा है, संयोजी ऊतक, जिसका नाम है कंडरा। क्या नाम दे रखा है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंडोन। क्या बोलते हैं? टेंडोन। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। क्या करता है? अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। दो चीजें हमने अभी पढ़ी है, एक पढ़ा है स्नायु, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, और दूसरा हमने पढ़ा है कंडरा। क्या पढ़ा? कंडरा। कंडरा क्या करता है बताओ? अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। ये बहुत ही मजबूत होता है और लचीलापन इसका थोड़ा कम होता है। और ये ऊतक होते हैं रेशेदार। कैसे होते हैं? रेशेदार। अगला बिंदु है उपास्थि, ठीक है। ये भी संयोजी ऊतक है। उपास्थि क्या है? संयोजी। अरे संयोजी ऊतक मतलब दो चीजों को जोड़ रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। संयोजी ऊतक आते ही समझ जाना। अस्थियों से अस्थियां जुड़ रही है, अस्थियों से मांसपेशियां जुड़ रही है। अस्थियों से अस्थियां स्नायु द्वारा और अस्थियों से मांसपेशियां कंडरा के द्वारा। ये चीजें बहुत ही ईजी है, अपन को ओरली याद हो गई है, ठीक है। एक बार घर पे पढ़ोगे तो और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट, इसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है, ठीक है। ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, मतलब सॉलिड पार्ट इसका होता है। अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। चिकना यानी कि मतलब घर्षण कम होता है, जैसे मतलब घिसने जैसी समस्या नहीं होती है। किसी किसी के देखा होगा ना, मतलब घुटने हाथ घिस जाते हैं, मतलब हड्डियां घिस जाती है, उससे बहुत फिर तकलीफ दर्द होते हैं। तो ये चीजें होती है, ये क्या करती है? उनको घिसने नहीं देती है, मतलब जिससे घर्षण को कम करने की कोशिश करती है, ऐसे कह सकते हैं। उपास्थि की यदि हम बात करें तो कहाँ कहाँ होती है? नाक में होती है, कान में होती है, कंठ में होती है और श्वास नली में होती है ना। नाक ये आराम से ये उपास्थि से बना हुआ है ना, और ये कान की भी जो सरफेस है ये भी किससे? और कंठ भी इसी से रिलेटेड है और श्वास नली भी इसी से रिलेटेड है। क्लियर? उपास्थि तो हम क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं, आराम से मोड़ सकते हैं ना उपास्थि को। ये देखो ये मुड़ गई है ना। नाक को भी ऐसे दबा सकते हैं। उपास्थि नहीं होती तो क्या होता? या तो नाक टूट जाती। टूटती नहीं टूटती। तो बहुत आसान है, मतलब खुद को मतलब सामने रख के तुम चीज़ों को पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। एक ऊतक और है एरियोलर ऊतक। ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच, किसके बीच? त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। एरियोलर ऊतक कहाँ पाया जाता है? पता चल गया। त्वचा, मांसपेशियां
रक्त नलिका, नसें और अस्थि मज्जा। क्लियर? बिल्कुल याद रखना। खाली जगह को भरने का काम करता है, बीच में जो खाली जगह होती है उसको भरता है। हाँ, एरियोलर ऊतक। क्लियर? और कोई ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी मदद करता है, यानी कि उसको फिलअप करने का काम भी ये कर लेता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? बस इसमें इतना सही है। और कुछ है क्या? हाँ, पेशी ऊतक आ गया अगला अपना। ठीक है, अब पेशी ऊतक की बात करें तो लंबी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसको पेशी रेशी के नाम से भी अपन क्या करते हैं, जानते हैं। शरीर में किसके लिए उत्तरदायी होता है? गति के लिए। पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? सिकुड़ने वाला प्रोटीन। ठीक है, किसमें? पेशियों में। हमारी जो भी पेशियां होती है वो संकुचन और प्रसार का काम इसमें होता है, पेशियों में, है ना। संकुचन और प्रसार का काम, जिसे अपने सांस लेते हैं शरीर फूल जाता है, सांस छोड़ते हैं और शरीर क्या होता है, वापस सिकुड़ जाता है। ये सारी चीजें पेशियों से संबंधित है। क्लियर? कुछ पेशियां ऐसी होती हैं जिनको हम इच्छानुसार क्या करा सकते हैं? गति करा सकते हैं ना। और कुछ पेशियां ऐसी होती है जिनमें अनैच्छिक क्रिया होती है, गति नहीं करा सकते हैं। तो जिनको हम अपने मर्जी से गति कराएंगे उनको बोलेंगे ऐच्छिक, और जिनको हम अपनी मर्जी से गति नहीं कराएंगे उनको क्या बोल देंगे? अनैच्छिक। बहुत ईजी है ये। अब जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, आहार नली में भोजन का प्रवाह, रक्त नलिका का प्रसार और संकुचन, यानी कि हमारी जो रक्त नलिकाएं होती है ना, उनका सिकुड़ना या फैलना ये हमारे हाथ में नहीं है। अंकित ऐसे नहीं कर सकता और यार मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं थोड़ी सी फुला दूं उसको, तो नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते अपन। ठीक है, वो अनैच्छिक में आएगी। और जिसको कंट्रोल कर पा रहे हैं वो किस में आएगी? ऐच्छिक में। श्वास नली में यार थोड़ा बाटी आके खानी है तो ऐसे थोड़ी सी फुला दूं उसको, फिर पूरी निकल जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर? थोड़ी थोड़ी तोड़ के खानी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं खा सकता है। समझ गया मेरी बात? कि नहीं? हाँ, तो कौन सी श्वास नली कौन सी हुई? ऐच्छिक हुई कि अनैच्छिक? ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा से फुलाइन बाटी खा गया है। अनैच्छिक कौन सी हुई? हाँ, खुद को कंपैरिजन करना इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, ऐच्छिक यानी इच्छा से फुला पा रहा है या नहीं फुला पा रहा है। हाँ, फेफड़ों को फुला सकता है ना। उसके अलावा कुछ अन्य चीजें होती है वो कर सकता है, लेकिन ये नॉट पॉसिबल है। क्लियर? बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? और कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई ऐसे खींच के अपने ऐसे हाथ घुमाते, अपनी आंखें बंद हो जाती है, होती नहीं होती है? कभी कभी ऐसा लगता है अगर आगे धूल बहुत अचानक आंखें बंद हो जाती है ना। कभी कभी गोका पड़ने वाला होता है, तुरंत आंख बंद हो जाती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिकली आंख बंद हो जाता है, बनने हाँ खुली रहने दे, आने दे खींच के, ऐसा नहीं होता है। ऑटोमेटिकली क्या होती है, अपना काम कर लेती है। तो ये अनैच्छिक में आती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल। और एक हृदय की पेशियां भी होती है, ये भी जीवन भर जब तक जीते रहते हैं तब तक क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है ना, कि नहीं? इसको भी यार थोड़ी देर तू भी सो जा, नहीं सोता है, डे एंड नाइट चालू ही रहता है। अरे हार्ट चालू रहता है, वही बात बता रहा हूँ। हाँ, 72 बार। हाँ, कुल मिला के चालू ही रहता है, बंद होता ही नहीं है। तुम सो जाते हो पर ये नहीं सोता है, ये सो गया तो तुम जमा, अगले दिन तुम्हें ले जाएंगे। इसीलिए दिन और रात चालू रहता है। ज्यादा कम धड़के। हाँ, तो ये किस में आ गया है? अनैच्छिक में। ये किस में आ गया? अनैच्छिक में। हाँ, स्पीड कम ज्यादा भी तुम नहीं कर सकते हो। किसे करेगी? अभी करके दिखा। बढ़ा देगी स्पीड, 120 ले जा, 72 से 120 ले जा, नहीं ले जाएगी? हमें एकदम कोई इजाजत में जा। अच्छा, तो भी 120 तो नहीं जाता है। ठीक है, चलो समझ में आया क्या कुछ? अरे समझ में आ गया क्या? अरे ये बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, अगला बिंदु है तंत्रिका ऊतक। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैं प्रश्न दूंगा, ये प्रश्न मैं तुम्हें टेस्ट में दूंगा, पहले से बोल रहा हूँ, सुन लेना। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया। उत्तेजना यानी ये होता है कि कोई हमारे सामने अचानक चीज आती है ना, तो उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करना, है ना। यानी कि आंखों ने सांप को देखा, आंखों ने सूचना दिमाग में पहुंचा कि भाई सांप है, और पहले हमें कभी याद है किसी को सांप ने खाया न मर गया, और अपन को पता है अपन को खाएगा न मर जाएंगे, तो फिर बोलेगा कि बचना है, हाँ बचना है, क्या कर, भाग। तो पूरी बॉडी रेडी और भागने लग जाते हैं। बहुत ही मिली सेकंड में, बहुत ही कम समय में यह प्रोसेस होती है। तुम्हें ही पता है, तुम्हारे साथ कई बार हुआ है ऐसा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताओ, जैसे कुछ बच्चे स्कूल के बाहर स्टंट कर रहे थे, कुछ तो बैठे ही रह गए,
और कुछ भाग गए, ऐसा हुआ था ना। वो जो तो दिल्ली पे तो जो भाग गए जल्दी उठ गए, उनकी प्रोसेस बहुत फास्ट थी, है ना। दिल्ली बैठो और जो बैठे रह गए उनकी प्रोसेस बहुत डाउन थी। और वहीं अगर नीचे गिरान सांप अगर कोई आ जाता तो कितने स्पीड से भगते, गाड़ी छोड़ के भग जाते। कभी कभी होता है ना, तुमने वीडियो देखे होंगे, कोई बाइक लेके जा रहा होता है, सांप के ऊपर गाड़ी निकाल लेता है, तो क्या होता है, वो पूरी गाड़ी में सांप लपेटा जाता है। तो वो आदमी क्या करता है, गाड़ी नहीं रुकती, उससे पहले गाड़ी छोड़ के कूदने की कोशिश करता है। तो उसके मन में आ जाता है कि यार मैं अगर ये गाड़ी के साथ पास रह गया ज़्यादा तो ये सांप मेरे को काट लेगा, तो वो क्या करता है, भागने की कोशिश करता है। ये सारी जो प्रतिक्रिया होती है ये किसके कारण होती है, तंत्रिका कोशिका के कारण। और तंत्रिका कोशिका क्या करती है, बस सूचनाएं पहुंचाती है। ठीक है, अपने डाक विभाग का काम है, किसका काम है, अपने पत्र लेके आता है, नहीं आता है, ये आपके ये पार्सल आया, ये डाक आया, है ना। तो बिल्कुल उसमें भी सेम है, तंत्रिका कोशिकाएं सूचना पहुंचाती है कि ये है वो है, ऐसे। क्लियर, बिल्कुल। बहुत ही शीघ्र उत्तेजित होती है और पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। अब मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी किससे मिलकर बनी होती है, तंत्रिका उत्तकों से मिलकर बनती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं से मैंने प्रश्न उठाया था। कोशिकाओं को, ये जो कोशिका होती है तंत्रिका उत्तकी कोशिका है, इनको हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, न्यूरॉन। और सभी किसका चित्र बना रहे थे, न्यूट्रॉन का। तो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करना। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता है। क्या क्या होता है बताओ न्यूरॉन में, एक तो केंद्रक होता है, दूसरा क्या होता है, कोशिका द्रव्य। दो चीजें दे रखी है। ठीक है, इसमें क्या होती है, बाल जैसी शाखाएं निकल रही होती है। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है, दिख रहा है तुम्हें नीचे की ओर प्रवर्ध, जिसके 3-4 और अलग से सिरे निकले हुए। एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सोन के नाम से जानते हैं। याद रखना, कोशिका का, तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा सिरा, इसको किस नाम से जानते हैं, एक्सोन के नाम से। क्लियर, बिल्कुल। बहुत सारी छोटी छोटी शाखा वाले प्रवर्ध इस पर होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, सोच लो। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है अपने शरीर में, 1 मीटर तक। सोचो, सबसे बड़ी चीज है, दिमाग में फिट करो इसको। क्लियर, बिल्कुल। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। अब ये तुम्हें दिख रही होगी पूरा स्ट्रक्चर, बीच में केंद्रक दे रखा है, डेंड्राइट्स तुम्हें दिख रहे हैं, कोशिका द्रव्य भी तुम्हें दिख रहा होगा, ये चित्र आता है। हाँ, तंत्रिकाक्ष भी तुम्हें दिख रहा होगा, और ये सबसे लंबा सिरा है ना, डेंड्राइट्स। क्लियर, बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आ गया क्या नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखी है, स्पंदन। क्या दे रखी है, स्पंदन। तो तंत्रिका रेशे जो होते हैं, इससे कोई भी संवेदना गुजरती है। क्या गुजरती है, संवेदना, सूचना, न्यूज, कुछ भी हो सकती है। तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, स्पंदन के नाम से। अगर मैंने प्रश्न पूछा स्पंदन किसे कहते हैं तो बता दोगे, पक्का, ठीक है। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपने पेशियों की गति कराने में सहायक होता है। तंत्रिका तथा पेशी उत्तकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ही सारी प्रोसेसेस होती है, तभी तो क्या होता है, अपन दौड़ पाते हैं, भाग पाते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। ठीक है, अब अपना लेसन क्या है, कंप्लीट। कल का काम है ये, आपने क्या सीखा वाला ओके कर लेना, और कोशिश करेंगे कल नोट्स की क्लास रख लें। ठीक है, कोशिश नहीं करनी। हाँ, कल नोट्स की क्लास रख लें और अगला लेसन पढ़ ले या फिर कुछ और पढ़े, बताओ। नहीं सर, एक और कर लेते। कितने लेसन हो टोटल? सर ने बोला है कि 70% आएंगे, जो कितने लेसन आएंगे? हाँ, तो अपन ने कितने पढ़े? 6 पढ़े, 2 और खींच ले। हाँ, कर लेते हैं। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर ऐसा भी करो आप, है ना, अब तो छुट्टियां वैसे ज्यादा, स्कूल तो जाना ही नहीं होता है।